हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दो वीडियो बनाने के बाद में हम उसके बाद चूँकि 12 से फुर्सत नहीं था, 12 में हम लग गए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट का कॉल आ रहा है कि सर 11th वाला आगे बताइए। तो फिर हम आज हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज बाई VK राय KG रोड आरा से हम अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इसमें एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि कई विद्यार्थी सब्सक्राइब तो किए हैं, लेकिन उसमें बेल आइकन नहीं दबाए हैं, जिसके चलते नया जो वीडियो बन रहा है वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो सब्सक्राइब तो कीजिए ही, और उसके साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बेल आइकन दबा देने से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। जब भी नया वीडियो जाएगा तो आपको इन्फॉर्म होगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा उससे। और इसके साथ साथ आपके जो मित्र जो आसपास के हैं और इस लॉकडाउन में घर में बंद हैं, तो उनको शेयर करने से मत चूकिएगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में एक दूसरे को हेल्प करके ही हम लोग इस पर विजय पा सकते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे, फिजिकल क्वांटिटी का टाइप पढ़े थे, यूनिट के बारे में पढ़े थे, व्हाट इज यूनिट। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, यूनिट के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। तो हम लोग 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे: फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। Since there are 3 types of physical quantities, thus there should be 3 types of unit also to measure these 3 types of physical quantities. 3 तरह का फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, तो इनको मेजर करने के लिए 3 टाइप्स का यूनिट भी होना चाहिए। तो कौन कौन यूनिट होते हैं? पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़े थे, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट होना चाहिए। फंडामेंटल यूनिट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फंडामेंटल। इसका अर्थ यह हुआ कि इस यूनिट को डिराइव करने के लिए किसी और यूनिट की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब कि यह यूनिट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। दोज यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on one another are called fundamental units. That is, they are independent of one another. तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे एंड दे do not have necessity of any other unit to derive them, और इन्हें डिराइव करने के लिए किसी और यूनिट की ज़रूरत नहीं होती है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में 7 होते हैं, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए ही ये फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए इनकी संख्या भी कितनी होनी चाहिए? तो 7 होनी चाहिए। देख लेते हैं कौन कौन है। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनका फंडामेंटल यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ सिंबल है। यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड इट्स सिंबल इज स्मॉल m. यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड इट्स सिंबल इज kg. यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड and its symbol is S. Unit of temperature is Kelvin and it is represented by capital K. Unit of
electric current is ampere and it is represented by capital A. Unit of luminous intensity is candela and it is denoted by CD. And unit of amount of substance is mole, which is denoted by MOL. These are 7 fundamental units. The second type of unit is derived unit. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डेराइव्ड, जिसे पैदा किया गया है, डिराइव किया गया है दूसरे यूनिट से. Those units of physical quantities which are derived with the help of fundamental units are called derived units. जिसे फंडामेंटल यूनिट की सहायता से डिराइव किया गया है, पैदा किया गया है, तो उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी is given by the ratio of displacement traveled by a body to the time taken by it. Displacement is a vector quantity, but it is fundamentally a distance only. Thus, it can be written as distance बटा टाइम. डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड. तो यूनिट क्या हो गया वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड. सेकंड ऊपर गया तो इन्वर्स हो गया इस पर, तो मीटर पर सेकंड हो गया. ये वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड किससे डेराइव किया गया है? तो फंडामेंटल यूनिट मीटर और फंडामेंटल यूनिट सेकंड से. तो ये फंडामेंटल यूनिट से डेराइव हुआ है, इसलिए मीटर पर सेकंड एक डेराइव्ड यूनिट है. इसी तरह से केजी एम एस इनवर्स 2 को 1 न्यूटन कहते हैं. ये भी डेराइव्ड यूनिट है. Unit of acceleration is meter per second square. It is also a derived unit. Newton per meter square is a unit of pressure or stress. It is also a derived unit. Similarly, a large number of derived units will be explained in further videos. लेकिन अभी हम डेराइव्ड यूनिट के बाद तीसरे टाइप का जो यूनिट है उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. सप्लीमेंट्री यूनिट. यूनिट्स ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट. सिंस देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, thus there are 2 supplementary units also in physics. First, plane angle. Its unit is supplementary unit is radian and its symbol is RAD. The second is solid angle and its unit is asteradian. It is abbreviated or represented by SR. Now I am going to teach you about system of units. As you know, the units of fundamental physical quantities are fundamental units, and system of fundamental units is called system of unit. Set of fundamental units. System or set of fundamental units is called system of units. तो अब सवाल उठता है कि सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ many things in which at least one property is common. सेट बहुत से वस्तुओं का, बहुत से थिंग्स का कलेक्शन है जिनमें कम से कम एक प्रॉपर्टी कॉमन होना चाहिए. जैसे आप लोग जानते होंगे सोफा सेट. सोफा सेट सेट इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें सबका सब सोफा है. स्टील सेट सेट इसलिए वो कहलाया क्योंकि उसमें जितने भी बर्तन हैं सब के सब स्टील के हैं.
उसी तरह से ये भी सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट एक सेट है। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है कि इनमें जितने भी एलिमेंट है सब के सब क्या है, तो फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए इसको सेट कहा गया है। तो व्यवहार में जो सिस्टम आते हैं जो डेली लाइफ में, उनको हम बता दे रहे हैं। पहला है उनमें से FPS सिस्टम, नाम से यह स्पष्ट है, FPS मतलब it is abbreviation of foot, pound and second systems. In this system, foot is used to measure length, pound is used to measure mass, and second is used to measure time. That is, foot, pound and second are used to measure length, mass and time respectively. It's also called ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। द सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट इज CGS सिस्टम। इट इज एब्रिविएशन ऑफ सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। C for centimeter, G for gram and S for second. That is, centimeter, gram and second are used as fundamental units in this system to measure length, mass and time respectively. Centimeter is used to measure length, gram is used to measure mass and second is used to measure time. This system of unit is also called French system. The third system of unit is meter, kilogram, MK system, extends for meter, kilogram and second. That is, it is abbreviation of meter, kilogram and second. In this system, meter is used to measure length, kilogram is used to measure mass and time is used to measure second is used to measure time as fundamental units. ये दुनिया का पहला इंटरनेशनल सिस्टम था। इट वाज फर्स्ट इंटरनेशनल सिस्टम जिसे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स द्वारा 1960 में एक्सेप्ट किया गया था। द फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट is RMKSS system, which is abbreviation of rationalized meter, kilogram, second and ampere system. In this system, there is an extra unit, ampere is used to measure electric current. Otherwise, it is expanded form of MKS system. ये MKS सिस्टम का ही एक्सपेंडेड फॉर्म है जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड के अलावा एक एक्स्ट्रा यूनिट एम्पियर जो है वो यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। फिफ्थ सिस्टम ऑफ यूनिट इज SI सिस्टम एंड it is a French system. It is abbreviation of French sentence system, international units having English meaning international system of units. फ्रेंच में भी वही इसका अर्थ हुआ सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। जैसे उर्दू होता है ना, जोड़ जोड़ के बोला जाता है, दीन ए इलाही, आइन ए अकबरी, बार बार ए जोड़ा जाता है। तो फ्रांस के लोगों को आदत है डी लगाने का, बार बार डी लगाते हैं, लेकिन इस डी का कोई विशेष अर्थ नहीं है। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स का इंग्लिश मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स। तो क्या वो फंडामेंटल यूनिट्स होता है 7 एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने होते हैं 2। तो ये 7 और 2, 7 and 2, 9 यूनिट्स आर SI यूनिट्स एंड it is that is SI system is brought in India by Indira Gandhi in 1984.
ये 1984 में इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में ये एक्सेप्ट किया गया, लाया गया। एसआई यूनिट को टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन हम सामने है, दिखाई नहीं देता होगा। हम थोड़ा देर के लिए यहाँ से हट रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके और इसको अपने नोटबुक पर लिख लें। इसको नोट करने के बाद थोड़ा सा इसके सिंबल पर ध्यान देना है। सिंबल पर ध्यान देने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ मीटर पर ध्यान दीजिए, किलोग्राम पर ध्यान दीजिए, केजी। यहाँ पर ये चीज़ देखने में आ रहा है कि जितने भी यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर आधारित नहीं है, साइंटिस्ट के नाम पर आधारित नहीं है, उनको स्मॉल लेटर से लिखा गया है सिंबल। यहाँ पर देख सकते हैं मीटर नाम का कोई साइंटिस्ट नहीं था, किलोग्राम नाम का कोई साइंटिस्ट नहीं था, सेकंड नाम का कोई साइंटिस्ट नहीं था, तो इसको सिंबल को स्मॉल लेटर से लिखा गया है। कैंडिला कोई साइंटिस्ट नहीं थे, इसलिए स्मॉल सी से लिखा गया है। मोल नाम के कोई साइंटिस्ट नहीं थे, स्टेरियन नाम के कोई साइंटिस्ट नहीं थे, इसलिए इनके सिंबल को स्मॉल लेटर से लिखा गया है। लेकिन इसमें दो ऐसे यूनिट हैं, केल्विन और एम्पियर, which are based after the name of scientists। केल्विन भी साइंटिस्ट थे, एम्पियर भी साइंटिस्ट थे, और इनके नाम से रखा गया है ये यूनिट, इसलिए इसको कैपिटल लेटर से लिखा गया है। तो हम लोग क्या कंक्लूजन प्राप्त करते हैं कि इफ द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज बेस्ड आफ्टर द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, देन इट्स सिंबल इज written with capital letter, otherwise all the units are symbol of units are written with small letters। दूसरी बात ध्यान ये देना है कि मीटर का कभी प्लूरल नहीं होता है, यूनिट का कभी प्लूरल नहीं होता है। यूनिट का कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता, हमेशा सिंगुलर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि गिव मी 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस और गिव मी 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, गिव मी 5 मीटर्स क्लॉथ। तो वहाँ कोई अगर इंग्लिश जानने वाला व्यक्ति नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, आप कह करके निकल लिए। लेकिन जरा सोचिए, उसी बात को आप हिंदी में कहते हैं और कहते कि मुझे 5 किलोग्राम चावल दे दीजिए, मुझे 5 मीटरें कपड़ा दे दीजिए, मेरे घड़ी में 5:25 और 30 सेकंडें हो रहा है, तो कैसा लगता है? आप ही सोचिए कि कैसा लगेगा। तो आपको खराब लग रहा है ना हिंदी में प्लूरल यूनिट का यूज करने से, तो ठीक उसी तरह से जो इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं उनको भी ऐसा ही लगेगा प्लूरल यूज करने पर। यूनिट को नोट करने में अगला बात ध्यान हमको ये देना है कि कभी भी किसी यूनिट के सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो सिंबल है, एब्रिविएशन है, पूरा तो नहीं ना है। जैसे किलोग्राम पूरा नहीं लिखा गया है, ये एब्रिविएशन है, तो फुल स्टॉप यहाँ तो होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर फुल स्टॉप देना जरूरी ही, सेंटेंस के अंत में आता है केजी, तो देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए उपाय ये है कि इसको पूरा लिखिए,
पूरा किलोग्राम लिखिए, उसके बाद फुल स्टॉप दीजिए। ऐसे नहीं कि केजी लिख के आप फुल स्टॉप दे देते हैं। अब हम इस एसआई यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं, डिफिनीशन बता रहे हैं, और इस डिफिनीशन को हम यहाँ पर बोर्ड पर नोट कर देंगे। आप लोग पॉज करके उसको नोटबुक में कर लीजिएगा। तो सबसे पहला एसआई यूनिट है मीटर। तो मीटर, व्हाट इज मीटर, क्या होता है मीटर, उसके बारे में देखा जाए। आप लोग घर में जलने वाला ट्यूब को देखे होंगे, मरकरी उसको कहा जाता है। मरकरी को फिजिक्स के भाषा में डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्चार्ज ट्यूब। ये मान लीजिए ये हो गया डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर आप भी जानते हैं कि इसमें कोई ना कोई गैस भरा रहता है, इनर्ट गैस। तो इसमें गैस भरा रहता है, और जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, मतलब एक तरफ प्लस और दूसरे तरफ माइनस, टर्मिनल से जोड़ करके इसमें करंट फ्लो कराते हैं, तो इससे लाइट निकलता है। अब हम इसमें क्रेप्टन 86 गैस भर देते हैं। क्रेप्टन, जिसका मास नंबर होता है 86, ये क्रेप्टन का एक आइसोटोप है। तो इससे ऑरेंज रेड कलर का लाइट निकलता है। और लाइट तो एक वेव है ना, तो इस लाइट वेव के एक वेवलेंथ के 16,50,763.7 टाइम्स जो लेंथ होता है उसको क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। 16,50,763.7 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड कलर लाइट emitted by electric discharge of a discharge tube filled with Crafton 86 is called 1 मीटर। तो इसको हम लोग 1 मीटर कहते हैं। दूसरा है किलोग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 10 सेंटीमीटर, 10 डेसीमीटर। और 1 डेसीमीटर में कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 क्यूबिक डेसीमीटर प्योर वाटर का जो मास होता है उसको 1 किलोग्राम कहते हैं। मास ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर प्योर वाटर एट इट्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। और ये जो डिफिनीशन है ये ट्रिपल पॉइंट पर दिया गया है। ट्रिपल पॉइंट वाटर का होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273.16 केल्विन। इतने टेम्परेचर पर 1 क्यूबिक डेसीमीटर प्योर वाटर का जो मास होता है उसको 1 किलोग्राम कहते हैं। अब 1 क्यूबिक डेसीमीटर क्या होता है? तो देखिए 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। मतलब एक ऐसा क्यूब जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों 10 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो उसमें जितना ट्रिपल पॉइंट पर जितना वाटर अटेगा, ट्रिपल पॉइंट किसको बोलते हैं? जिस टेम्परेचर पर वाटर अपने तीनों फॉर्म में एक साथ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो उस टेम्परेचर पर जितना प्योर वाटर हटता है तो उसके मास को हम लोग क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम।
अब तीसरा है सेकंड। सेकंड क्या होता है? सीजियम का नाम सुने होंगे। सीजियम एटॉमिक नंबर होता है 55 और मास नंबर होता है 133। सीजियम 55 133। इसके एटम अपने मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है और इससे टाइम का डिफिनीशन दिया जाता है, सेकंड का डिफिनीशन दिया जाता है। इसको इसीलिए एटॉमिक क्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक क्लॉक। तो एटॉमिक क्लॉक हम कहेंगे तो इस आप ये अर्थ मत लगाइएगा कि यह किसी प्रकार का घड़ी है। सीजियम एटॉमिक क्लॉक मतलब सीजियम का एटम। तो सीजियम के एटम को अपने मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो इधर 9, 19, 26, 31, 770 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 इतना बार वाइब्रेट करने में जो टाइम लगता है उसको 1 सेकंड कहा जाता है। लेकिन 9 अरब थोड़ा सा नहीं होता है। पता है आपके पूरे जीवन में अगर आप 90 ईयर्स के हो जाते हैं, 90 साल जीते हैं, तो 3 अरब सेकंड आपके पूरे जीवन में होता है और ये 9 अरब है। मतलब खाना पीना सब छोड़ दिया जाए तो भी 3 जन्म लेने पर इतना गिनती हो सकता है। और इतना वाइब्रेशन ये जो एटम है 1 सेकंड में करता है। इसको काउंट करने के लिए हम लोग एलसी ऑसिलेटर का यूज करते हैं, लेकिन एलसी ऑसिलेटर अभी नहीं, 12th क्लास में पढ़ने को है, उस समय देखा जाएगा। अब बारी आती है केल्विन की। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अभी हमने कितना बताया था? 273.16 केल्विन। इसके 1/1/273.16 टाइम्स, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का कितना टाइम्स? 1/273.16 टाइम्स। जो टेम्परेचर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 केल्विन। दैट इज 1/273.16 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज कॉल्ड 1 केल्विन। अब हम लोग देखेंगे कैंडिला, लेकिन कैंडिला से पहले हम लोग ब्लैक बॉडी को देखेंगे। ब्लैक बॉडी क्या होता है? A body which absorbs all the radiations falling on it is called black body। ऐसा बॉडी जो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले सारे रेडिएशन को, सारे वेव को ऑब्जर्व कर लेते हैं, भले ही उसका वेवलेंथ कुछ भी क्यों न, और वो किसी भी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, सबको ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो ब्लैक बॉडी से कोई रेडिएशन जब रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो कलर ऑब्सेंट रहेगा, तो ब्लैक दिखता है। ब्लैक बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो कम टेम्परेचर पर जितना ही अच्छा ऑब्जर्वर होता है रेडिएशन का, अधिक टेम्परेचर पर उतना ही अच्छा रेडिएटर भी होता है, मीटर भी होता है। जैसे ऐसा कीजिए आप कि एक टीन ले लीजिए। टीन का कलर ब्राइट होता है, नया टीन होगा तब, जंग खाया हुआ नहीं। तो टीन का कलर ब्राइट होता है और उस टीन पर थोड़ा दूर में कालिख या काजल लगा दिया जाए। काजल लगा करके और उसको आग में डाल देना है। अंधेरा रात हो और उसमें आग में डाल देना है। तो आप देखेंगे कि जब टीन गर्म हो जाता है बहुत, तो जितना दूर काजल लगाया था, ब्लैक था, उतना दूर ज़्यादा चमक रहा है, और जहाँ काजल नहीं लगाया हुआ था वहाँ कम चमक रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है कि ब्लैक बॉडी गुड रेडिएटर होता है हाई टेम्परेचर पर, और उतना ही अच्छा ऑब्जर्वर होता है लो टेम्परेचर पर। तो ब्लैक बॉडी का ये प्रॉपर्टी होता है।
अब हम लोग इस ब्लैक बॉडी की सहायता से इसको कैंडेला को डिफाइन करेंगे। तो एक ब्लैक बॉडी है और इसका टेम्परेचर है 2041 केल्विन, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम, द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड। प्लेटिनम दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है इतना, और प्रेशर 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर होना चाहिए। इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर रखा गया एक ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी है, इसके सरफेस के 1/6 × 10⁵ मीटर स्क्वायर एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 1 सेकंड में जितना रेडिएशन एमिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 कैंडेला कहते हैं। अब हम मोल के बारे में देखेंगे। मोल को जानने से पहले ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में जानना है। ग्राम एटम क्या होता है और ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है। If atomic number of an element is represented in gram, then it is called gram atom. For example, atomic number of carbon is 12, then 12 gram carbon is called 1 gram atom carbon. Atomic number of phosphorus is 50. Atomic mass होना चाहिए। Atomic mass of carbon is 12, and if it is represented in gram, then it is called 1 gram atom. That is 12 gram carbon is called 1 gram atom carbon. Similarly, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है कितना, 35। तो 35 ग्राम क्लोरीन को हम 1 ग्राम एटम क्लोरीन कहते हैं। उसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूल, जैसे H2O 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 18 हुआ। तो 18 ग्राम H2O को हम लोग क्या कहेंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल H2। इसी तरह से O2 अगर लेते हैं, O2 तो 16 × 2 32 ग्राम O2 को हम लोग क्या कहेंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल O2। तो 1 ग्राम एटम एलिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या 1 ग्राम मॉलिक्यूल कंपाउंड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of atoms in 1 gram atom of an element or number of molecules in 1 gram molecule of a compound is called 1, and it is numerically 6.0225 into 10⁻23. That is the number of the combination of 6.0225 into 10⁻23 atoms, molecules or ions is called 1 mole, and it is called Avogadro's number. Avogadro's number। अब है रेडियन, और रेडियन के लिए हम लोगों को प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है उसको समझना होगा। तो यहां पर हम बता दे रहे हैं, यह सर्किल है और सर्किल में एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क बटा रेडियस, दैट इज AB बटा OA इक्वल टू, AB जो है L के बराबर है, L बटा R, L बटा R।
अगर एल इजकल टू आर हो तो क्या होगा, थीटा इजकल टू एल और आर इक्वल है, इसलिए कट करके कितना आ जाएगा 1 रेडियन। दैट इज एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क विच इज इक्वल टू रेडियस इन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड 1 रेडियन। अगर इस आर्क की लंबाई रेडियस के बराबर हो तो इसके द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि सर्किल में टोटल कितना प्लेन एंगल बनेगा। तो टोटल के लिए तो ये जो आर्क की लंबाई है पूरा सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस एल के जगह पर 2 पाई आर हम लिख दे रहे हैं सरकमफ्रेंस बटा आर। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ 2 पाई रेडियन हो गया, मतलब कि सर्किल अपने सेंटर पर टोटल कितना प्लेन एंगल बनाता है, तो 2 पाई रेडियन। अब हम लोग देखते हैं स्टेरेडियन। इसके लिए हम एक स्फीयर को सपोज करते हैं, ये स्फीयर गोल मतलब जैसे गेंद होता है, और स्फीयर का रेडियस है r, ये सेंटर है, और इसके सरफेस पर हम एक एरिया dA ले रहे हैं, और इसके जितना जो सरकमफेरेंस है उसको हम सेंटर से मिला दे रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, इस तरह का एक कोण बन गया, और ये कोण डी ओमेगा है, और ये सॉलिड एंगल कहलाता है। ये जो कोण है ये सॉलिड एंगल कहलाता है, और डी ओमेगा इजकल टू हम लिखते हैं एरिया, सरफेस पर दिया हुआ जो एरिया है डी ए, और बटा में रेडियस ये है रेडियस का स्क्वायर, इसको सॉलिड एंगल कहते हैं, और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन क्या होता है ध्यान देते हैं। अब मान लेते हैं कि यदि डी ए इजकल टू आर स्क्वायर हो तो डी ओमेगा इजकल टू कितना हो जाएगा बता सकते हैं, डी ए और आर स्क्वायर दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो कट करके 1 हो जाएगा, 1 स्टेरेडियन। मतलब कि किसी क्लोज्ड सरफेस के, या इसको हम कह सकते हैं स्फीयर के सरफेस पर दिया गया एरिया रेडियस के इक्वल हो तो वह सरफेस सेंटर पर जो सॉलिड एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 स्टेरेडियन कहेंगे। लेकिन एक सॉलिड स्फीयर अपने सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनाएगा इसके लिए हम देख लेते हैं। तो टोटल एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, और बटा आर स्क्वायर ये कितना हो गया 4 पाई स्टेरेडियन। एक सर्किल अपने सेंटर पर 2 पाई रेडियन प्लेन एंगल बनाता है, और एक स्फीयर अपने सेंटर पर 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल बनाता है। तो स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इसको 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, बार पढ़ें, और इसको समझने का प्रयास करें। हम अगले वीडियो में, या हाँ अगले वीडियो में ही कहिए, अगले वीडियो में हम इस जो डिफिनीशन अभी समझाए हैं उसका नोट्स हम डाल देंगे, उसको पॉज करके लिख लेना होगा। और जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग रेगुलरली मेरे इस क्लास का आनंद ले सकें।